Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about turnover or activity or efficiency ratios. As we know, the basic objective of any business is to earn profit. और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कंपनी को कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है. तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है दैट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. अब मेनली जो बिज़नेस में एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, सेल्स हो जाती हैं, परचेजेस हो जाती हैं और जिनको कि हम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कहते हैं. तो इसमें जो सबसे पहले हम रेशो स्टडी करते हैं दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. सो इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इट में बी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, जिनको के बेच के पहले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिर उसको बेच के जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाता है. कि जितनी बिजनेस में टर्नओवर ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होती है, उतना जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है. तो हमने जैसे पढ़ा कि जो भी रेशोज है इट इज़ ए comparison of one item with another. So here the relationship is between cost of goods sold divided by average inventory. और दूसरी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? Cost of revenue from operations divided by average inventory. अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट. तो इधर क्या होता है? बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है? अगर तो क्वेश्चन में वी आर गिवन प्रॉफिट और उस पर सेल्स दी हुई हैं तो उस केस में हम जो सेल्स हैं उसमें से अगर ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो इट विल बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. So depending on the nature of question, so we will calculate cost of goods sold. Now coming to the average inventory. So average inventory, अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. सो हम इनकी एवरेज कैसे ले लेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब किसी भी चीज़ की हम सिंपल एवरेज निकालते हैं तो जितनी आइटम्स को ऐड करते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं. अगर 10 की एवरेज निकालनी है तो 10 आइटम्स को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 10. सो सिमिलरली हियर एक हमारे पास स्टॉक एक ये है, एक स्टॉक ये है, तो 2 स्टॉक हो गए. तो 2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ है, तो उस केस में फिर हम एवरेज जो इन्वेंट्री है, जो एवरेज जो स्टॉक है, उसको हम सिर्फ
क्लोजिंग स्टॉक ही ले लेंगे, क्योंकि सिंगल आइटम है तो वी विल डिवाइड इट बाई 1। सो इसलिए उसमें से पूरे का पूरा यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वही लग जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब है ये जो आंसर है दैट विल बी इन टाइम्स, कि कितने टाइम जो हमारी इन्वेंट्री है वो कन्वर्ट हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे सपोज करो 2 प्लेयर्स हैं, वो एक ग्राउंड है उसके चक्कर लगा रहे हैं, 1 घंटे में एक बंदा 8 चक्कर लगाता है तो दूसरा प्लेयर 3 चक्कर लगा रहा है, तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट हुआ? जो 8 चक्कर लगा रहा है। तो इसीलिए बिजनेस में जितने नंबर ऑफ टाइम जिस कंपनी की ये रेशो ज़्यादा होती है हम उसको उतना एफिशिएंट मानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अलावा इन्वेंट्री कन्वर्शन पीरियड भी पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे इन्वेंट्री कन्वर्शन पीरियड, क्योंकि अब पीरियड है टाइम में पूछा गया, तो टाइम में हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो जो आंसर है दैट विल बी इन डेज। और अगर क्वेश्चन में आपको मंथ दिए हुए हैं तो यहाँ पे इन नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पे 12 मंथ से ले लेते हैं। और कई बार जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेज, जैसे जनरली ये 365 डेज होते हैं, सो 365 डेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सो इज इक्वल टू डेज। और अगर यहाँ पे मंथ्स है तो आंसर विल बी इन मंथ्स। और कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि यू शुड टेक 360, तो फिर वहाँ पे हम कैलकुलेशन 360 डेज में करते हैं। तो ये रेशो हमें ये शो करती है कि कितने दिनों बाद या कितने महीनों के बाद जो हमारी इन्वेंट्री है वो कन्वर्ट हो रही है, रोटेट हो रही है। सो दूसरी आ जाती है डेटर्स टर्नओवर रेशोज और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये जो है रेशो, इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, या इसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। तो क्या आ गया? नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज ट्रेड और अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जो नेट क्रेडिट सेल्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस में जो डेटर्स हैं वो कैसे बनते हैं। आप लोगों ने जब भी जनरल एंट्रीज की होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेल जनरली 2 तरह की होती है, एक होती क्रेडिट सेल्स और एक होती है कैश सेल्स। सपोज करो हम किसी बंदे को कैश पे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या एंट्री आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मान लो कि यही कि हम जो सेल कर रहे हैं वो उधार पे कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या एंट्री आती है? रिसीवर्स अकाउंट डेबिट, या उस पर्टिकुलर बंदे का नाम टू सेल्स। अब रिसीवर जो है वो क्या बन गया? हमारा डेटर। सो डेटर का मतलब है वो पर्सन जिसको हमने उधार पे गुड्स बेची हैं। तो एक गल तो क्लियर हो गई कि जो भी हमारे डेटर बनेंगे वो क्रेडिट सेल्स से बनेंगे। अब बिजनेस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, कई बार हमें ग्रॉस सेल्स दी हुई हैं, प्रॉब्लम में वी आर गिवन ग्रॉस सेल्स, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना? नेट क्रेडिट सेल्स में। सो ग्रॉस सेल में क्या क्या इंक्लूड है? सो ग्रॉस सेल्स, सो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अगर बुक दिया हुआ है, माइनस कैश सेल्स।
सो अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस सेल्स, सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स दिया हुआ है, तो जो हमारी नेट क्रेडिट सेल है दैट विल बी ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। ठीक है, क्योंकि जो हमारे डेटर बनते हैं वो जैसे हमने पहले इसमें एंट्री में पढ़ा कि जो डेटर जब वो नेट क्रेडिट सेल्स से बनते हैं। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या इनको अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं, या इसको डेटर्स रिसीवेबल बोलते हैं। अब जो अकाउंट्स रिसीवेबल है इसमें हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो डेटर्स, दूसरा BR, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते ही हैं, दोनों से हमने पैसे रिकवर करने हैं। तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिया हुआ, तो यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग BR, सो डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जो डेटर हैं दो, ये भी 2 बार आए, सो इसलिए ये 2 से डिवाइड हुआ। ओपनिंग BR क्लोजिंग BR ये भी 2 से आए थे 2 बार। अगर हम इनकी जो एवरेज लेते हैं, जब इनका LCM लिया तो ये जहाँ पे दोनों 2-2 आ गए, तो इसलिए जो ये हमारे बन के ओपनिंग रिसीवेबल, ये बन गए ओपनिंग रिसीवेबल, और ये बन गए क्लोजिंग रिसीवेबल। सो इस तरह ये जो रेशो है, सो इट विल बी इन, आंसर विल बी इन टाइम्स। मतलब ये रेशो ये शो करती है कि साल में कितनी बार जो हमारे सेल्स हैं, या जो हमारे सेल से डेटर बनते हैं, उनसे हम पैसा रिकवर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है इसमें अब डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अब डेटर कलेक्शन पीरियड में क्या है कि हमें ये देखना कि जो डेटर्स हैं साल में, ये तो इतना बढ़ गया कि इतने टाइम से हमारे डेटर चेंज हो रहे हैं। अब ये देखना कि कितने टाइम बाद जो डेटर्स हैं हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड। इसमें भी हम नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो लेते हैं, और अगर यहाँ पे हम मंथ्स में भी ले सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी आइदर इन डेज और इन मंथ्स। या दूसरा तरीका कि नंबर ऑफ डेज और मंथ्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि जो डेटर्स टर्नओवर रेशो है वो क्या है कि यहाँ पे हमने जो ऊपर लगाया नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो ये क्या हमारा आ गया आंसर, सेम डेज और months. So depending on the nature of question we will use accordingly. Then third आ जाती है हमारी creditors turnover ratio। जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में सेल्स और परचेज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसमें हम जो हमारे क्रेडिटर हैं वो किससे बनते हैं, नेट क्रेडिट परचेजेस से। सो इसका जो रिलेशन नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, और यू कैन से क्रेडिटर्स। अब जो नेट क्रेडिट परचेजेज है बिजनेस में, परचेजेस भी दोनों तक कैटेगरी की हो सकती हैं, कैश भी और क्रेडिट भी। और सिमिलरली
ये भी ज़रूरी है, किसी से कहीं से हमने माल खरीदा, वो हमें पसंद नहीं आया तो वी विल रिटर्न, सो दैट इज़ परचेज रिटर्न. सो नेट क्रेडिट परचेजेस is equal to gross purchases minus purchase return minus cash purchases. ठीक है. सो यहाँ पे हमें नेट क्रेडिट परचेजेस लेना है. तो फिर एवरेज ट्रेड पेबल. सो इसमें हमें बैलेंस शीट में जनरली क्रेडिटर्स दिए होते हैं और बीपी, हम दोनों को एक तरह ही मानते हैं. सो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सो ऐसे मान लेते हैं, प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2. अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इट विल कम 2. सो इसलिए हम 2 लिया. जो ओपन क्रेडिटर्स हैं और बीपी हैं ये बन गए हमारे ओपनिंग ट्रेड पेबल. तो जो क्लोजिंग है ये बन गए क्लोजिंग ट्रेड पेबल. ठीक है. सो नो जो भी जेड़ा आंसर आएगा इसका दैट विल बी इन टाइम्स. टाइम्स का मतलब है कि कितने टाइम जो हमारे जो क्रेडिटर्स है वो टर्नओवर हो रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड. अब इसमें जैसे नेट क्रेडिट ट्रेड ओवर्स है, इसी तरह ट्रेड पेएबल पीरियड. सो जहाँ भी पीरियड लगता है वहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज इन द ईयर या मंथ्स, सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. देन यहाँ पे क्या लगेगा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जहाँ हम इसको कैसे ले सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर और मंथ्स डिवाइडेड बाय. अब ये रेशियो है उल्टी होके, सो जहाँ पे क्या लग गया, नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज ट्रेड पेएबल. सो आंसर विल बी इन डेज. अगर जहाँ पे डेज लिया तो आंसर डेज आएगा. अगर मंथ्स लिया तो सो मंथ्स में हम डेज हम 365 ले रहे हैं तो मंथ 12. तो ऐसे जो आंसर है वो डेज में और मंथ्स में आ जाएगा. सो उसके बाद जो आ जाती है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. सो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो है, हम मोस्टली जो क्वेश्चन है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर फिक्स्ड एसेट्स. बट समटाइम क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ तो वी कैन टेक सेल्स. और कई बार क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स पे टर्नओवर दिया तो वहाँ पे अगर फिक्स्ड एसेट की जगह करंट एसेट्स हैं तो फिर हम यहाँ पे करंट एसेट्स लगा देते हैं तो आंसर विल बी इन टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स. सो इसमें लास्ट रेशो आ जाती है कैपिटल टर्नओवर रेशो. सो कैपिटल टर्नओवर रेशो में सेम फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर कैपिटल. सो आंसर इज इन टाइम्स. सो सिमिलरली अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तो वी कैन टेक सेल्स. और कई बार हमें
ग्रॉस कैपिटल दी होती है, कई बार नेट कैपिटल दी होती है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो ये जितनी भी रेशोज़ हैं बेसिकली हमें ये दिखलाती हैं, ये शो करती हैं कि हम कितनी एफिशिएंटली अपनी सारी जो एसेट्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ आवर बिजनेस। सो जितनी एफिशिएंटली हम सारी एसेट्स को मैनेज करते हैं उतनी जो बिजनेस है उसमें सेल ज़्यादा होती है, और जितना सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होता है उतना जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, जो कि बेसिक पर्पज़ है किसी भी बिजनेस कंसर्न का। So thank you very much.